दोस्तों, अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री को लाइटली लिया है तो आपने यूपीएससी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इंसानों की पहली कहानी और यहीं से बनता है आपका यूपीएससी फाउंडेशन। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, बिल्कुल बेसिक से लेकिन एग्ज़ाम फोकस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर हमारा रहेगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, इसमें हम आगे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हिस्ट्री करेंगे। इस पे हम बात कर लें तो जनरली सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे है दोस्तों। हम इसमें बात करें तो हिस्ट्री आपको देखने मिलती है, सबसे पहले तो डिवीज़न इसका हुआ है एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले एंशियंट, मिडीवियल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। साथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी एक देखने को मिलती है, उसको हम अलग से देखेंगे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, फिर वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो इस तरीके से हिस्ट्री का पूरा बटा हुआ है। अब क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी अभी हम बात कर लें तो वो पूरी आपकी डील करती है एंशंट हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब आपने सोचा है कि ये जो पीरियड्स बटे हुए हैं, फेजेस बटे हुए हैं, एंशंट, मिडीवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब का मतलब क्या है? ये सब बेसिकली अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम टाइमलाइन को समझते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमारा टाइमलाइन हम देखें तो अभी 2026 चल रहा है। ठीक है, अब 2026 चल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो से स्टार्ट हुआ होगा। तो हम टाइम स्केल देख रहे हैं, तो अभी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ तो ज़ीरो से 2026 मतलब कि हम 2026 साल आगे आ गए हैं। ठीक है, तो ये होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ज़ीरो को हमने पकड़ा है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम ज़ीरो बोलते हैं। और ज़ीरो के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जो भी ईयर आए हैं उसको हम लिखते हैं 1 2 3 से, मतलब कि ज़ीरो के बाद ज़ीरो से लेकर 100 तक है ना, 1 2 3 4 100 आया, फिर 200 साल हुए, फिर 300 साल हुए, 400 साल हुए, और फिर ऐसे करके 500, 1000, 2000 और फिर 2026 में हम पहुँचे। ठीक है, इसको आपको देखने मिलता है। साथ में अब यहाँ पे हम लिखते नहीं है वैसे, यहाँ पे जैसे आपको मिलेगा 100 AD। ठीक है, यहाँ पे एनो डोमिनी लिखते हैं, एनो डोमिनी AD। सो बोलते हैं हम, इसमें आपको हिस्ट्री में लिखा मिलेगा 100 AD, 200 AD, 300 AD, 400 AD, या फिर आपको लिखते मिला मिला होगा CE। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं तो कभी बुक में होगा AD या फिर CE। ठीक है, तो AD और CE दोनों का मतलब है कि ज़ीरो के बाद। अगर 100 AD लिखा है तो मतलब ज़ीरो के बाद का 100 ईयर्स। ठीक है, और CE लिखा है तो भी वही है। ठीक है, क्राइस्ट एरा बोलते हैं हम इसको। तो ये AD और CE मतलब ज़ीरो के बाद। अब अगर जब हम ज़ीरो के पहले जाएं तो यहाँ पे हम बोलते हैं BC। BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ज़ीरो हो गया बर्थ ऑफ क्राइस्ट, BC हो गया बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, और एनाडोमनी मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद। तो इस पे हम बात कर लें तो आपको इसमें देखने मिलेगा बेसिकली, देखिए, अब यहाँ पे जब हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे पीछे आपके आ जाएगा 100, 200, अभी 200, ठीक है, 300, 400, 500, ऐसे ही 1000। ठीक है, 1000 के बाद 2000। अब जब यहाँ पे हम ऐसा आ रहे हैं तो हमारी लाइन कैसी आएगी? ऐसी आएगी। ठीक है, जब हमारी लाइन ऐसी आएगी तो हम बात करें तो अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, जब हम उल्टा जाएंगे तो 1000 के बाद हम क्या बोलेंगे? 999, उल्टा आएगा। 999 के बाद हम क्या बोलेंगे? 998। 998 के बाद हम बोलेंगे 997 और फिर लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे करके हम उल्टा जाएंगे। ठीक है, उल्टा जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके आखिरी में ज़ीरो आएगा, और फिर जब ज़ीरो आ जाएगा तो वी विल स्टार्ट मूविंग, फिर 1 2 3। तो इस प्रकार से चलेगा। ये आएगा आपका BC। अब 1000 BC के बाद आपका आएगा 999 BC, 998 BC, 997 BC, फिर ऐसे 800 BC, 700 BC, 600 BC, 500 BC, इस प्रकार से ज़ीरो तक, फिर 1 AD, 2 AD, 3 AD, 100 AD, 200 AD, 500 AD।
तो इस प्रकार से आपके जो है वो ईयर्स चलते हैं, ठीक है। तो एक ये टाइम स्केल समझना बहुत ज़रूरी था। अब इस पे हम आगे चलें तो एंशियंट हिस्ट्री जो हमको क्लास 6 में पढ़ना है, तो जब हम डिवीज़न की बात करते हैं दोस्तों, तो डिवीज़न में हम देखें तो आपको इसमें मिलेगा पर्टिकुलर डिवीज़न। जैसे एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो आपको बुक में मिला होगा कि भाई स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज के बाद जैसे स्टोन एज में हम बात कर ले तो पैलियोलिथिक एज बचपन में पढ़ा होगा, देन मीज़ोलिथिक एज, ठीक है, देन नियोलिथिक एज, ठीक है। ये सब आगे है, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, दैट्स इट। फिर इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, आपका सेटअप हुआ था यहाँ पे। फिर आपके डिफरेंट आईवीसी सेटल कल्चर आएंगे, फिर वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड आएगा आपका। वैदिक पीरियड के बाद आपके महाजनपद आएंगे, ठीक है, महाजनपद पीरियड। महाजनपद के बाद आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आएगा, ठीक है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आएगा। फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बाद आपका मौर्य पीरियड आएगा, ग्रेट अशोका के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम बेसिकली कहाँ तक जाएंगे, ऐसा करके हम नियर अबाउट 600 BC तक आएंगे, ठीक है। 600 BC लिखा, याद रखना, एडी नहीं है, 600 BC। तो अब जब भी हमारा टाइम पीरियड शुरू हुआ, अब हम समझ ले टाइम पीरियड हमारा फॉर एग्जांपल आपका समझ लो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास से, तो हम वहाँ से 8000 साल पहले ले लेते हैं। तो मोस्टली 8000 BC से आपका 600 BC तक, तो ये आपको एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन एज सच देखने को मिलती है। तो 8000 BC टू 600 BC आपका एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। अब 600 BC के बाद जब हम बात करेंगे तो ये एंशियंट हो गया यहाँ पे 8000 BC से 600 BC, और आपका मेडिवियल हो जाएगा 600 BC से नियर अबाउट, ये BC ख़त्म होने के बाद भी, ठीक है, 600 BC से आपका ज़ीरो आएगा, फिर वहाँ से आपका वो ये मिडिवल पीरियड में हम बात कर लें तो 600 BC, सॉरी एक मिनट, मीजोलिथिक पैलोलिथिक 600 BC, तो ये आपका महाजनपद पीरियड है, 600 AD है, ठीक है, 600 AD। तो एंशियंट पीरियड जो है वो आपका 600 AD तक चलेगा, ठीक है। अब 600 AD, अब 600 AD की हम बात कर लें तो यहाँ पे 600 AD हर्षवर्धन का पीरियड हो जाएगा, 600 AD से नियर अबाउट 1700 AD तक, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिडिवल पीरियड चलेगा, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी होगी मोस्टली यूरोपियन के आने के बाद से, वो 1700 AD के आसपास से होगी, ठीक है, 1700 AD के आसपास से। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा AD है, ठीक है। सो 600 AD से आपका ये रहेगा, सो 8000 BC से 600 AD, क्लियर है। चलिए यहाँ पे नोट्स में उसको ठीक कर लेना, इट इज़ AD 600 AD, ठीक। चलिए अब हम एक एक करके टॉपिक पे आते हैं हमारे, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 की हम बात करें तो ये है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर अगर हम लाइन बाय लाइन जाएं तो बेसिकली हमें पढ़ना है कब कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। कि हम यहाँ पे बात कर लें तो हमको यहाँ पे देखने मिलेगा कि इस पर्टिकुलरली जिसमें हम बात कर ले तो हमको पढ़ना है कहाँ से हमारे पास खाने का आया, ठीक है, कहाँ से हमारे पास फूड, मतलब कि वहाँ पे उस समय जो लोग रह रहे थे उनको फूड कहाँ से मिला, ठीक है, उनको फूड कहाँ से मिला। उसके बाद उनको, देखो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली एंशियंट पीरियड में जब स्टार्टिंग में हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे इज़ नियर अबाउट, इस पे पहले चैप्टर में हम बात करेंगे फूड से रिलेटेड, ठीक है, शेल्टर से रिलेटेड कहाँ वो रहते थे, ठीक है, क्लोथ्स से रिलेटेड क्या वो पहनते थे। मोस्टली जो पहली बात की गई है वो इन सब के ऊपर बात की गई है, ठीक है।
तो देखिए, सेवरल वी हैव फाउंड व्हाट पीपल्स एट, ठीक है, लोग क्या खाते थे, ठीक है, व्हाट पीपल यूज टू, ठीक है, व्हाट फाइन क्लोथ्स, वो क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, ठीक है, दे वोर, एंड द हाउसेस इन विच दे लिव, तो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पीते थे, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। और जब इनिशियल मैनर में इनिशियल चीज़ों की हम बात करें तो इनमें हम देखते हैं फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीट्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, तो इन सब की हम बात करेंगे। अभी इनिशियल फेजेस में हम देखते हैं कि आपको जो देखने मिला यहाँ पे जो लोग रहे हैं मोस्टली कौन रहे हैं, यहाँ पे जो मोस्टली लोग रहे हैं वो हंटर्स रहे हैं, ठीक है। हंटर्स के बाद वो क्या हो गए, गैदरर्स हो गए, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। गैदरर देखो पहले हंट करते थे, वो अर्ली पीरियड में क्या होता था कि उनको खाने के लिए, वो खाने के लिए जानवरों को मारते थे, एनिमल्स को मारते थे और तुरंत खा लेते थे हंट करके। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि भाई, ठीक है, ईट एट द सेम टाइम, हंट करते थे, ईट एट सेम टाइम, उसी समय खा लेते थे। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि भाई एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी हो सकता है, उनको गैदर करके भी रखा जा सकता है, ठीक है। फिर वो धीरे से क्या होगा, सेटलमेंट, अब जब उनको समझ में आ गया कि गैदर भी कर सकते हैं तो उन्होंने वहाँ पे वो सेटलमेंट होना भी स्टार्ट हो गया। पहले हंटर्स थे तो जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, फिर वो उसको एक जगह रखने लगे, और जब रखने लगे तो फिर धीरे धीरे सेटलमेंट भी होने लगा, ठीक है। अब जब धीरे धीरे सेटलमेंट बना तो अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे हो गए, जैसे कि अब सबके लिए देखो, अब कुछ लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे फिर कुछ अलग अलग दूर से लोग आने लगे, मर्चेंट्स कुछ बेचने के लिए। अब सेटलमेंट हुआ तो सबका प्रोफेशन अलग अलग हो गया, तो कुछ वहाँ पे प्रीस्ट भी हो गए, कुछ वहाँ पे क्राफ्ट्समैन भी हो गए जो अपनी कला बताने लगे। तो ये सब लोगों के बारे में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे ये सब लोग रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, म्यूजिशियंस रहे हैं, तो ये सब के बारे में आपको देखने मिलेगा। नाउ वेयर डिड दे लिव, अब सबसे मेन चीज़ वो कहाँ पे रहे हैं, तो अलग अलग 5 जगह हम मैप के थ्रू देखेंगे। एक तो नर्मदा रिवर के पास रहे हैं, ठीक है, दे लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, मोस्टली ये जो लोग थे वो पानी के आसपास रहते थे। एक बात याद रखना, वाटर उनका मेन रिसोर्सेज था, वो पानी के आसपास रहते थे, ठीक है। अब अर्लीस्ट पीपल लिव्ड वेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, ठीक है, अभी वो पहले हंट करते थे फिर गैदर करते थे, ठीक है। अब उनको पता था दैट दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द फ्रूट्स, ठीक है। तो पहले वो हंट करते थे एनिमल्स को, उन्हीं को खाते थे, ठीक है, फिर उनको गैदर करके रखने लगे। फिर उसके बाद जब वो फॉरेस्ट वगैरह में आए तो फॉरेस्ट वगैरह में उनको बेसिकली वो फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते थे, वो बेसिकली फूड खाना, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, खाना उगा के नहीं खाते थे, वो वैसे ही खाली रूट्स खा लेते थे, उसके फ्रूट्स खा लेते थे। तो एग्रीकल्चर अभी तक वहाँ पे नहीं आया था, एक बात याद रखना, एग्रीकल्चर अभी तक नहीं हुआ था। तो अभी जो रॉ चीज़ें थी वहाँ पे वो चीज़ वो खाते थे। तो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है, तो वो एनिमल्स को हंट करते थे। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक। अब हमको देखने को मिलता है इस मैप के थ्रू कहाँ कहाँ वो हमको देखने को मिले। देखो सबसे पहले तो हमने बात की थी ये नर्मदा रिवर, ठीक है, ये नर्मदा के आसपास देखने मिले हैं, ठीक है, नर्मदा ये हो गई आपकी नर्मदा रिवर। उसके बाद हम बात कर लें तो आपको मिलेगा ये किरथार और सुलेमान रेंजेस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे किरथार और सुलेमान हिल्स के पास वो रहते हुए आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर एक आपको मिलेगा गंगा किनारे, गंगा के पास, फिर एक आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स के पास, ठीक है। फिर एक आपको मिलेगा यहाँ पे विंध्यास के पास, ये इंदस रिवर हो गई, ठीक है, और विंध्या सतपुरा आपका ये आएगा नर्मदा के पास। तो ये रीजन्स, इस चैप्टर में इन रीजन्स के ऊपर बात की गई है, इसको हम देखेंगे। आप याद रखें किरथार और सुलेमान आज के समय में पाकिस्तान पे है, ठीक है। इंदस रिवर जो है वो हम देखते हैं कि तिब्बत से निकलती है और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है। हमारी गंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, गारो हिल्स जो है वो मेघालय में मौजूद है, और ये नर्मदा जो है वो एमपी के अमरकंटक से निकलती है, और विंध्यान माउंटेन जो है वो हमारे नॉर्थ और साउथ को जो है वो डिवाइड करता है। क्लियर है? चलिए,
तो अब यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। नाउ अभी सुलेमान और किरथार की हम बात करें, दे आर प्रेजेंट टू द नॉर्थ वेस्ट। अब इस पे हम देखें तो मेजरली यहाँ पे हम देखें तो ये कहाँ कहाँ पे हमको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। देखो जैसे कि हम बात कर लें तो एक तो हमको मिल रहा है किरथार रेंज, किरथार एंड सुलेमान, किरथार और सुलेमान रेंज एक आपको देखने को मिल रहा है, किरथार और सुलेमान रेंज। दूसरा आपको इंदस रिवर के आसपास, फिर आपको गंगा के पास, ठीक है, और फिर आपको वहाँ पे वो दूसरा कौन सा है, नर्मदा के पास भी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट इज नर्मदा के पास, ठीक है। यहाँ यहाँ वो आपको सेटल देखने को मिल रहे हैं। अब वहाँ पे आपको गतिविधियाँ क्या देखने को मिल रही हैं, तो हम गतिविधियों की बात करें यहाँ पे तो नियर अबाउट 8000 ईयर्स अगो लोकेटेड या पीपल्स बिगैन रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल को रेयर करना स्टार्ट करे, ठीक है। अभी 8000 साल पहले क्या था, वो बेसिकली हंटर्स थे, हंटर थे मतलब जानवरों को मारते थे, खाते थे, ठीक है। लेकिन 8000 साल पहले वो उनको डोमेस्टिकेट करने लगे, रेयरिंग करके, किस किस को, शीप्स को, गोट को, कैटल को रेयर करके रखने लगे अपने विलेजेस में, ठीक है। अब गारो मैंने कहा बताया, देखिए गारो यहाँ पे मेघालय के पास नॉर्थ ईस्ट हिल्स में है, और विंध्यास जो है वो आपका कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में आपको यहाँ पे विंध्यास माउंटेन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ ये लोकेशंस आप ध्यान रखिएगा, ये लोकेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात कर लें तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप्ड हुआ, एग्रीकल्चर यहाँ पे मोस्टली ये जो जगह दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर डेवलप होते देखने को मिलता है। और सबसे पहले अगर कोई हम क्रॉप्स की बात कर लें तो वीट और बार्ले क्रॉप जो है वो आपको देखने को मिलता है, और वो भी कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको किरथार और सुलेमान रेंज में यहाँ पे आपको वीट एंड बार्ले क्रॉप जो है वो उगते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, वीट और बार्ले क्रॉप। चलिए इसके बाद हम देखें तो आपको रिवर इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बताया गया है कि अभी ट्रिब्यूटरीज, रिवर और ट्रिब्यूटरीज में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो रिवर और ट्रिब्यूटरीज में क्या फ़र्क है कि रिवर जो होती है वो मेन रिवर, जैसे गंगा, अब गंगा जो बह रही है आपकी, अब गंगा को मिलने वाली गंगा से यहाँ पे हम देखें तो अभी गंगा ये बह रही है, अब गंगा ये बह रही है, लेकिन गंगा के पास अलग अलग नदियाँ भी है जो गंगा से मिलती हैं, ठीक है, ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से। तो अब हम बात कर लें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हो गई वो गंगा हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल सोन आ रही है, यहाँ से दूसरी रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ से हुगली आ रही है, यहाँ से डिफरेंट रिवर आ रही है। तो अभी यहाँ पे मेन रिवर पे अलग अलग जो छोटी छोटी नदियाँ आ रही है इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये रेड वन क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए देन आगे हम बात करें तो आपको देखिए अब रिवर इंदस जो है, ठीक है, रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ट्रेसेस द स्मॉलर रिवर, ठीक है। अभी 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटी फ्लरिश टू द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है। अबाउट 25 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनिशियल वे में, इनिशियल पीरियड में क्या था कि जो लोग थे वो यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, यहाँ से आ रहे थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो यहाँ पे रहना शुरू किए इंदस वाले रीजन में, और फिर यहाँ से वो धीरे 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 आगे कहाँ बढ़ गए, गंगा के पास सेटल हुए। देखो अभी क्या हम देखें तो यहाँ पे हमारा समुद्र इलाका है पूरा, यहाँ पे पूरा पानी है, तो लोग यहाँ से नहीं आए, लोग कहाँ से आए, ये लैंड वाले एरिया से आए। अब जब लैंड वाले एरिया से, तो सबसे पहले वो कहाँ रहेंगे, यहाँ पे इंदस रीजन के पास उन्होंने अपना सेटलमेंट बसाया, और फिर धीरे धीरे वो आगे आने लगे टुवर्ड्स द गंगा, और फिर धीरे धीरे यहाँ से गारो खासी के पास गए, और धीरे धीरे नीचे फिर नर्मदा के पास आए। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। इसलिए सबसे पहला जो हमको कल्टीवेशन देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में, क्या मिला है, वो हमें मिला है वीट और बार्ले, ठीक है। सो वीट और बार्ले जो मिला है वो कहाँ मिला है, किरथार और सुलेमान रेंज पे ही वो मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से सेटलमेंट देखने मिलता है।
ठीक है। अब हम बात कर लें एंशियंट पीरियड में 2500 साल पहले हम बात करें तो हमको एक एम्पायर के बारे में, मगध एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो नोट्स में पढ़ा लेते हैं हम। तो मगध एम्पायर गंगा के पास 2500 ईयर्स है ना, अभी 2500 ईयर्स की हम बात कर लें तो वहाँ पे मगध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मगध आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मगध एम्पायर, अब मगध एम्पायर जो था वो सबसे बड़ा महाजनपद था, वो हम देखेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा महाजनपद था वो जो गंगा था। तो गंगा के नीचे जो पूरा एम्पायर था वो मगध कहलाता है। क्लियर है? चलिए, सो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब उसके बाद हम बात कर लें तो डिफरेंट पावरफुल किंगडम भी अदर साइड ऑफ द लैंड हमको देखने को मिले। अब लोग जो हैं देखो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते तो थे सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, पर वो करते क्यों थे? ठीक है, अब हम बात कर लें तो देखिए यहाँ से लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इंदस हो गई। ठीक है, अभी इंदस से यहाँ पे गंगा के पास, ठीक है, और यहाँ पे नर्मदा के पास, अब लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं, लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और फिर कुछ लोग ऐसा कंटिन्यूएशन चल रहा है। बट क्यों चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है, सेटलमेंट। अभी क्या हो गई, एक सेटलमेंट हो गई, तो सेटलमेंट हो गई तो लोग एक जगह ट्रैवल कर रहे हैं। अब एक जगह लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कहानी क्या है भाई? अब लोग ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं, देखो वाई दे आर ट्रैवलिंग। अब क्यों वो ट्रैवल कर रहे हैं? वो ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज, फॉर एग्जांपल हम बात करें तो मेन रीजन क्या है? लाइवलीहुड। ठीक है, अब यहाँ पे उनको लाइवलीहुड नहीं मिल रही शायद, या फिर यहाँ पे डिज़ास्टर आ गया तो वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे अपनी से चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, खाने के लिए। ठीक है, तो शायद डिज़ास्टर आ गया इसलिए वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, लाइवलीहुड के कारण मूव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो मर्चेंट्स हैं, या फिर अपने कारवां के साथ, है ना, जो कैमल में आपको देखने को मिलता है, जो सामान ढो के लेके जाते हैं, तो वो चीज़ें उनको सेल करनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो मर्चेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। या फिर वो रिलीजियस पर्पस से अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जैसे हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में पढ़ेंगे। सो दैट्स वाई द पीपल आर ट्रैवलिंग। ठीक है, तो एक मेन रीजन आपको ट्रैवलिंग का ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे यही लिखा है। अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो मोस्टली वहाँ पे हम देखें तो उनको मिलते हैं रिवर, ठीक है, डेजर्ट्स, हिल्स, माउंटेन। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उनको देखने को मिलती हैं। ठीक, देन यही चीज़ें लिखा, ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स आर सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। ठीक है, तो यही सब देखने को मिलता है। अब मैन एंड वुमेन अभी क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज दे आर मूविंग इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, अपने काम के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। ठीक है, अब एक कारण और है कि भाई कोई कॉन्कर कर ले, जैसे हमने मगध की बात की थी, मगध कहाँ पे, कमेंट करके बताइए। ठीक है, गंगा के नीचे का एरिया जो मगध सबसे बड़ा एम्पायर था। अब एक एम्पायर ने दूसरे एम्पायर को कॉन्कर कर लिया, ठीक है, लड़ाई हुई तो अब उसने कॉन्कर कर लिया तो लोग इसलिए मूव करने लगे। ठीक है, वहां से तो एक कारण ये था, मर्चेंट एक्टिविटीज के कारण मूव कर रहे हैं वैल्यूएबल गुड को एक जगह से दूसरी जगह, रिलीजियस टीचर्स वो मूव कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ कोई जो कुछ बाकी लोग हैं वो एडवेंचर के लिए मूव कर रहे हैं, तो ये आप सब कारण हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो कुछ लोग फॉर एग्जांपल एडवेंचर के लिए मूव कर रहे हैं, कुछ लोग हम बात कर ले रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, मर्चेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, नाउ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? ठीक है, नेचुरल फ्रंटियर सब कॉन्टिनेंट में वो ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखो, सब कॉन्टिनेंट, बार बार यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है जैसे एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, ये एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट, लेकिन सब
इतना बड़ा एरिया है कि हम उसको सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिवाइडेड है किससे? हिल्स से, माउंटेन से, ठीक है, बीच में डेजर्ट्स हैं पूरे, तो उसकी वजह से ये सब इनसे घिरा हुआ है, इसलिए, और इतनी बड़ी जगह, लार्ज एरिया है, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, देन क्रॉस फ्रंटियर, दोज हु वांट कुड एंड। अभी क्या होता था, जब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम वो मैप खोला था, तो वो मैप में जब लोग पास कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन हिल्स आती हैं, तो वो जो लोग कर पाते थे वो करते थे, बाकी नहीं करते थे। द मूवमेंट ऑफ पीपल, अभी होता क्या है देखो, अभी ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूजिक, स्टोन, कुकिंग, फ्यूल्स, अभी हंड्रेड्स, अभी हम बात करें तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इफ़ दे आर ट्रैवलिंग, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। अब डाइवर्सिटी इंक्रीज का मतलब क्या है कि देखो, जब वो इंडस रीजन से गंगा गया, गंगा से अगर वो नर्मदा गया, ठीक है, नर्मदा गया, वहाँ से फिर अगर कोई वो साउथ रीजन में भी गया, ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो यहाँ पे बहुत समय से रह रहा है। अब वो यहाँ से बहुत समय से रह रहा है, तो यहाँ के लोगों का फूड या फूड हैबिट्स, यहाँ के लोगों का म्यूज़िक का टेस्ट, यहाँ के लोगों का क्लोथ का पहनने का तरीका, यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जांपल कुछ खाना खाते हैं तो यहाँ पे कुछ और खाते होंगे, यहाँ पे म्यूज़िक कुछ और सुनते होंगे, क्लोथ कुछ, तो क्या हो गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह फिर इन सब चीज़ों को लेते गए, ठीक है, फूड, म्यूज़िक एंड क्लोथ्स, ये सब चीज़ों को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में लेके गए, यही चीज़ वो कह रहा है। नेम्स ऑफ द लैंड, अभी हम बात कर लें तो अभी इंडिया और भारत कहाँ से आया ये नाम? तो इंडिया और भारत की जब हम बात करें, तो ये जो भारत और इंडिया नाम आया है, बेसिकली ये हमको देखने मिलता है बाय द ईरानियन पीपल, बाहर से जो लोग आए हैं। अब बाहर से जो लोग आ रहे थे बॉर्डर रीजन से, खासकर ईरान एंड ऑल से, तो बेसिकली वहाँ पे वो हमको दो वर्ड से बोलते थे, दैट इज़ इंडिया, और आज का जो हमारा मतलब जो हम साथ में बोलते हैं भारत, भारत बोलते थे, ठीक है, तो इंडिया और भारत। तो इंडिया की जब हम बात करें तो हमारी इंडस नदी है, इंडस नदी, उनको वो सिंधु के नाम से जानते थे, ठीक है, तो इंडस नदी के नाम से हम इंडिया आज की डेट में हमको देखने को मिलता है सिंधु नदी। तो इंडस नदी के जो राइट साइड में लोग रहते थे, उनको इन्होंने क्या कहा? इंदोस, ठीक है, इंडोस का, उनको उन्होंने इंदोस या फिर हिंदोस कहा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बाद में इसका नाम इंडिया पड़ गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में राइट साइड में रहने वाले रीजन को, राइट साइड ऑफ द इंडस रिवर को उन्होंने इंदोस का, और बाद में वो इंडिया पड़ गया, ठीक है, इंडिया। देन भारत हम बात कर लें तो भारत बेसिकली उन लोगों, ये ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को कहा गया है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है। दे आर दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव अप टू द रीजन ऑफ गंगा, ठीक है, जो गंगा के किनारे लोग रहते थे, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल गंगा के किनारे जो रहते थे, उनको भारत कहा गया था, भारत कहा गया था, और धीरे धीरे इसको आपस में रिप्लेस कर दिया गया, और ये जो पूरे पीपल हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे, और फिर इस तरीके से पूरे इसको ही पूरा भारतवर्ष, ये भारत कहा गया। तो इस तरीके से इंडिया और भारत दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए, टू ऑफ द वर्ड्स वर ऑफन यूज इन आवर कंट्री आर द इंडिया एंड द भारत, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में उसको सिंधु बोलते, इंडस नदी के ऊपर से आया है। ईरानियन और ग्रीस ने इसको दिया था, ईरानियन एंड ग्रीक्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो हमने देखा था सुलेमान और किरथार रेंजेस था, वहाँ से वो लोग आए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है, 2500 ईयर्स पहले आए थे। अब 2500 ईयर्स बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, वहाँ पे जब ईरान में वो रह रहे थे, वो इंडस रिवर से फैमिलियर थे, एंड दे कॉल इट द हिंदोज एंड द इंदोस, और वहाँ पे जो रह रहे लोग, उनको उन्होंने क्या कहा? हिंदोज और इंदोस, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट टू द रिवर वॉज इंडिया, ठीक है, तो वो नदी को वो क्या कहते थे? इंदस को इंदोज या फिर हिंदोस कहते थे,
और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे इंडिया के राइट साइड, इंडस रिवर के राइट साइड में, उसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया का। ठीक है, भारत की हमने बात कर ली, ग्रुप ऑफ पीपल है ये इन दी नॉर्थ वेस्ट मेंशन इन दी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में हमको मेंशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो अब हमें सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं कि हमको ये नॉलेज कहाँ से मिलता है हमारे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम नॉलेज की बात करें दोस्तों, तो हमें नॉलेज जो है एंशियंट हिस्ट्री का नॉलेज वो मिलता है हमारे डिफरेंट सोर्सेस से। अब डिफरेंट सोर्सेस में हो गया एक मैन्यूस्क्रिप्ट, एक हो जाएगा आपका इंस्क्रिप्शन, और एक होगा आर्कियोलॉजी। ठीक है, एक है आर्कियोलॉजी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है आर्कियोलॉजी। ठीक, सो इसमें हम बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा, मैन्यू मीन्स हैंड। ठीक है, मैन्यू मीन्स हैंड, तो जो हाथ से लिखी गई चीज़ें हैं, और किसके ऊपर, ठीक है, कि भाई पाम पे, ट्री की लीव्स पे, ट्री की लीव्स पे, उनकी बीच पे, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखी गई चीज़ें हैं उससे जो हमको नॉलेज मिला है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, हाथ से लिखी हुई। अब इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्राइब्ड, जो हमें गुदे हुए साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो इंस्क्रिप्टेड चीज़ें हमको मिली है। अब ये इंस्क्रिप्शन किस पे हो सकता है, स्टोन के ऊपर हो सकता है, मेटल के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर मिला है। ठीक है, अब ये कौन लिखवाता था स्टोन और मेटल के ऊपर, राजा लोग लिखवाते थे, किंग्स लोग लिखवाते थे अपने ऑर्डर्स देने के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर देने के लिए, जैसे हम मौर्यन एम्पायर में अशोका को देखेंगे तो स्टोन और मेटल के ऊपर इंस्क्राइब देखने को मिलते हैं वो, तो वो इंस्क्रिप्शन है। आर्कियोलॉजी की हम बात करें तो आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी बेसिकली एक्सकेवेटर है, एक्सकेवेशन। ठीक है, सो आर्कियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो दे आर एक्सकेवेटर, जो अभी खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे जगह पे। ठीक है, अब वो जगह जहाँ पे ये सब हमको हिस्ट्री मिल रही है, वहाँ पे अगर आर्कियोलॉजी के द्वारा खुदाई की जा रही है एक्सकेवेटर से, वहाँ पे जो हमको नॉलेज गेन हो रहा है कि भाई वहाँ पे क्या कॉइन्स थे कि नहीं थे, वहाँ पे लोग किस तरह रहते थे, क्या चीज़ें थी, तो अगर हमको एक्सकेवेशन करके वो चीज़ मिल रही है तो उसको वो आर्कियोलॉजी के फॉर्म में कहा गया है। ठीक है, चलिए यही चीज़ आपको दी गई है। देखिए, सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, उसमें से हम बात कर लें, सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, जो बुक्स बहुत पहले लिखी गई हैं उसको मैन्यूस्क्रिप्ट। दे वर हैंड रिटन। ठीक है, उसको मनु इसलिए कहा गया क्योंकि वो हाथों से लिखी गई है। ठीक है, अब किस पर लिखी जाती थी, पाम लीव्स पर लिखी जाती थी, स्पेशली ऑन द बार्क्स ऑफ द ट्री। ठीक है, बर्च पे, विच ग्रोज ऑन द वन। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसको कुछ इंसेक्ट्स वगैरह खा जाते थे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, इसलिए कुछ लेकिन सर्वाइव रह गई, इसलिए हमको कुछ नॉलेज मिला है। कहाँ पे सर्वाइव रह गई मोस्टली, वो भी टेम्पल और मोनेस्ट्रीज पे। ठीक है, अब इन चीज़ों पे लिखा क्या जाता था, मोस्टली रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, किंग्स कैसे रहते हैं उसके बारे में, मेडिसिन का नॉलेज, साइंस का नॉलेज, ये सब चीज़ें हमको उस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी देखने को मिलती है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, अभी कुछ चीज़ें भी हैं जैसे एपिक्स है, पोयम्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती थी। एंड अब इसमें बात हम कर लें तो इंस्क्रिप्शन की। अभी इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको रिलेटिवली हार्ड सरफेस में देखने को मिलता है, हार्ड सरफेस में देखने को मिलता है, लाइक स्टोन हो गया, मेटल हो गया, इन सब के ऊपर देखने को मिलता है। किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड ऑन दीज थिंग्स। अभी जो किंग थे अपने ऑर्डर जो है वो, ताकि वो लंबे समय तक बने रहे, इसलिए वो इंस्क्रिप्शन में देते थे, स्टोन और मेटल में वो देते थे। ठीक है, ताकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बनी रहे। ठीक है, अभी जैसे ये आप देखिए, ये आपको एक ही इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। अभी उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दे, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कर आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, सो इन ऑब्जेक्ट्स को जो पढ़ते हैं, एक्सकवेट करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं।
ठीक है। अब वो किस चीज़ों को पढ़ते हैं, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, जैसे खुदाई करने के बाद अगर कुछ हमको अवशेष मिलते हैं बिल्डिंग्स के या फिर किसी स्टोन के, ब्रिक्स के, तो उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, पेंटिंग के, स्कल्पचर के। ठीक है। अभी वो एक्सकेवेट करते हैं सर अर्थ के सरफेस के नीचे, और क्या मिलता है उनको, टूल्स, कि कौन सी चीज़ें यूज़ हुई थी एनिमल्स को मारने में, वेपन्स क्या यूज़ हुआ, पॉट्स में लेके आप, पैंस, ऑर्नामेंट क्या लोग पहनते थे, विमेन मेंस, कॉइन्स क्या थे, तो वो सब चीज़ एक्सकेवेट करके आर्कोलॉजिस्ट उनको पढ़ते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज बोन्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन्स। ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें कई कहाँ से थी, बनी थी, स्टोन से, बोन से, मेटल से, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है। सर्वाइव रही है, जैसे आप देख सकते हैं पॉट आपको 4700 ईयर्स अगो पहले का ये देखने को मिलता है। 47 ईयर मतलब 2600 साल, तो अभी कम कर दो जीरो के पहले, तो ये नियर अबाउट 2000 BC का ये पॉट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। देन ये आपको कुछ सील्स वगैरह देखने को मिल रही है, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। नाउ आर्कोलॉजिकल ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, ताकि वो व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ठीक है, ताकि उनको ये चीज़ पता चल जाए कि लोग पहले क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। ठीक है। हम बात कर लें तो आप सीड्स ऑफ ग्रेन, पीसेस ऑफ वुड्स, ये सब चीज़ें की नॉलेज हमको वहीं से मिलती है इन डिफरेंट सोर्सेज के कारण। ठीक है। सो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कोलॉजी आर द मेन सोर्सेज ऑफ अवर नॉलेज, जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। इससे हम बात कर लें, ये जो हमारी बुक है बेसिकली द पास्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, द लिव्स ऑफ हार्ट। देखिए, अब जो लाइफ्स है, अब लोगों के बारे में हमें नॉलेज उनका पता चलता है, तो किंग की लाइफ अलग है। ठीक है। किंग और क्वीन की अलग है। हर्डर्स की अलग है। हर्डर्स मतलब कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो अपने खाने के लिए फूड्स को पहले हंट करते थे, गैदर करते थे और स्टोर करके रखते थे। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़े, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लिया, तो उनकी लाइफ कुछ अलग है। क्यों? फार्मर्स सेटल होते थे, वह खेती कर रहे हैं तो खेती को 6 महीने तक देखना पड़ेगा, तो उनको एक जगह रहना पड़ेगा। लेकिन हर्डर्स वालों को एक जगह वो नहीं टिकते थे, इधर से उधर जाते रहते थे। ठीक है। किंग और क्वीन की लाइफ अलग थी। ठीक है। मर्चेंट की लाइफ अलग थी, क्योंकि उनको भी एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेचने जाना पड़ता था। तो यही सब, क्राफ्ट्समैन की अलग थी। तो यही चीज़ हमको इस पर्टिकुलर लेक्चर में से देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे टुडे मोस्ट पीपल लिव्स इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्ट। तो अब जब आप अलग अलग एरिया में रहते हैं, तो वहाँ का फूड कल्चर, क्लॉथ कल्चर, सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, यही आपको देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, गैदरर, फार्मर्स, हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है। मोस्टली उन उस समय का प्रॉपर रिकॉर्ड उन्होंने, खासकर हंटर गैदरर्स ने, फार्मर्स ने रखा नहीं। जो बाद में आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट करके चीज़ों को निकाला, बताया, उसी से हमें वो नॉलेज देखने को पर्टिकुलरली मिलता है। बाकी चीज़ें अननोन ही हमको देखने को मिलती है। ठीक है। डेट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, व्हाट डू डेट मीन्स। ठीक है। जैसे 2000 एंड समथिंग, ये इसका किस तरीके से हम काउंट करते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। हमने इसको देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ज़ीरो, या अभी का 2026, और फिर ये पहले का अगर 10,000 साल पहले जाएँ तो ये होगा बीसी, और ये होगा एडी। हमारी एंशंट हिस्ट्री जो है वो नियर अबाउट आपको इतना बीसी से नियर अबाउट 600 एडी तक जो है वो देखने को मिलती है। ठीक। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये आप इसको देख सकते हैं। यही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही चीज़ें एक्सप्लेन की गई, बिफोर क्राइस्ट एंड द एनोडोमी। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज, ये आप देखें तो ये आपको कुछ इंस्क्रिप्शन में कुछ पर्टिकुलरली साइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब कुछ साइन, जैसे पी का मतलब था ये रेक्टेंगल, टी का मतलब था ये साइन, एज सच आपको पूछेगा नहीं। कई चीज़ डिसिफर हुई हैं, कई डिसिफर नहीं हुई हैं। ठीक है। और हम उनकी लैंग्वेज को कैसे धीरे धीरे पढ़ के डिसाइफर कर पाए हैं, और बाकी कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है। सो मोस्ट कॉमन डिसाइफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट, क्योंकि देखो, इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मोस्टली उस समय चीज़ों को
स्टोर करके रखा गया था और दोनों के बीच में आपस में ट्रेड एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती थी। तो हमने वहाँ के रिसोर्सेज के थ्रू भी कुछ बहुत ज़्यादा डिसाइफरमेंट किया है कि उनकी भाषा क्या थी, वो क्या लिखना और बताना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मतलब ये पूरा चैप्टर है हमारा पहला क्लास 6 की एनसीईआरटी का बेसिकली इसमें। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे कि मैच द फॉलोइंग करके बताएंगे कहाँ पे है। ठीक है, मगध के बताइए, मगध क्या होगा। ठीक है, मगध क्या है, द फर्स्ट बिग किंगडम। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 2500 ईयर अगो, अर्ली एग्रीकल्चर, द फर्स्ट सिटीज। मगध क्या है, सबसे पहला बड़ा किंगडम इज आपको मगध देखने को मिलता है, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, इसको देखेंगे और कुछ आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर को बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो अभी हम नोट्स बनाए हैं इसके, ये आपको टेलीग्राम में एज सच पूरे मिल जाएंगे, या फिर आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में पूरे दोनों चीज़ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में लिंक पर डिस्क्रिप्शन